जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमने गिलगित के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी। गिलगित पाकिस्तान, बलूचिस्तान के बारे में हमने बातचीत की थी। समझा था कि इतिहास में हमारे देश के नेताओं ने क्या क्या भूलें की हैं। आज की न्यूज़ की हेडलाइन में मैं कोरोना के ऊपर बात नहीं करता, मैं और महत्वपूर्ण दो विषयों के ऊपर बात करता हूं जो हमारे राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ, सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना तो यह है कि कल शनिवार को, आज इतवार है, कल शनिवार को 19,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे भारत के सैनिक और चाइना के सैनिकों के साथ झड़प हुई है, भिंडत हुई है। ये भिंडत किस चीज़ का नतीजा है? 19,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर चाइनीज सैनिकों ने एक तरीके से दादागिरी दिखाते हुए हमारे क्षेत्र में कुछ झोपड़ी बनाने की कोशिश की, अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की। तो हमारे देश के सैनिकों ने उनको अपनी मानव ढाल बनाते हुए, देखिए चाइना का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर ऐसा है कि जहां पर गोलीबारी से, जहां पर सीधे युद्ध की स्थिति से बचा जाता है, तो चाइनीज सैनिक जब अपने एरिया में आते हैं तो भारतीय सैनिक उनके ऊपर सीधे गोली नहीं चलाते, क्योंकि उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। तो उनको कंधों के साथ धकेलते हुए उनको अपने क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। चाइनीज सैनिक अंदर आएंगे, डोकलाम में आएंगे, नाथुला में आएंगे, वहां अंदर अपने एरिया में आकर गश्त कर जाएंगे, कुछ बंकरों के ऊपर तोड़फोड़ कर जाएंगे, कुछ चट्टानों के ऊपर लिखकर चले जाएंगे। तो ऐसी ही घटना हुई। और सिक्किम में ये जो होने वाली घटना है, इसका अंदाजा पहले से ही था। अंदाजा क्यों था? क्योंकि गिलगित और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा कर लिया था, वहां से चाइना ने पाकिस्तान के इस पीओके से लेकर ग्वादर पोर्ट तक एक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया है। ये कॉरिडोर किस लिए है? ताकि चाइना अपना सामान जो अभी साउथ चाइना सी से, मलक्का के पोर्ट से, हिंद महासागर से जो अरब देशों को भेजता है, वो सीधा वहीं की वहीं भेज दे। उस साउथ चाइना सी से उसको जो सामान भेजना पड़ता है, उसमें जो दूरी 5 गुना ज़्यादा है, वहाँ पर 5 गुना कम दूरी है, कम समय लगेगा, कम फ्यूल लगेगा, कम खर्चा लगेगा और बहुत आसानी से वो वहाँ पर भेज सकता है। और ये जो ग्वादर का पोर्ट है, ये बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान, चाइना बलूचिस्तान से क्या चाहता है? बलूचिस्तान के अंदर सोना है, चांदी है, बलूचिस्तान के पास बहुत गैस है, बहुत कोयला है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर चाइना को आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनना है, तो उसको अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। उसको एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको बिजली चाहिए, उसको कोयला चाहिए, उसको तेल चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, ताकि वो उत्पादन कर सके। तो उसके लिए उसने देखा है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर मैं आराम से कब्जा कर सकता हूँ। पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगित बाल्टिस्तान है, पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद है, यहाँ के संसाधनों के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मैं कब्जा करूं। और इस ग्वादर के पोर्ट से आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका बहुत नज़दीक पड़ता है, अफ्रीका के अंदर उसकी पहुंच हो जाएगी। अफ्रीका से वो नेचुरल रिसोर्सेज लेकर आएगा और अफ्रीका के रूप में एक बड़ा बाजार उसको वहां पर मिलने वाला है। तो ये जैसे ही अभी आपने देखा होगा कि परसों भारत की सरकार ने एक वीरतापूर्ण कार्य करते हुए ये निर्णय लिया कि गिलगित और बाल्टिस्तान, पीओके, मुजफ्फराबाद को के मौसम को हम दिखाएंगे। और एक तरीके से भारत की सरकार ने उसके मौसम को अपने देश के हिस्से में इंक्लूड करके उसके डाटा दिखाना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा हिस्सा है। अब तक पाकिस्तान क्या करता रहा? महाराजा हरी सिंह के पास लद्दाख का, जम्मू का, कश्मीर का, आज का मुजफ्फराबाद, जिसको पीओके बोला जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारा इलाका, और अक्साई चीन जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, शिया चीन के पास एक 6,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, वो ये सारे इलाके किसका हिस्सा थे? स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा थे। और स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का विलय महाराजा हरी सिंह ने 1947 के बाद, आज़ादी के बाद भारत में किया, लिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ किया। पाकिस्तान ने दादागिरी करते हुए वहां से अपने कबीलाई भेजे, वो अंदर एंट्री करे, वो श्रीनगर तक आ गए थे। भारतीय सेना ने जब महाराजा हरी सिंह ने विलय कर दिया, उसके बाद अपना एक्शन शुरू किया, तो वहां पर उनको मार मार के, जो आज की एलओसी है, जहां पर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं, उसके बाद का हिस्सा जो आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके का मुजफ्फराबाद, अक्साई चीन, इसका क्षेत्रफल कितना है?
इसका क्षेत्रफल लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये 1,20,000 वर्ग किलोमीटर कितना होता है आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली जैसे स्टेट उसके अंदर 10 से 12 बन सकते हैं, हरियाणा जैसे स्टेट उसके अंदर 3 से 4 बन सकते हैं। तो इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है, हमारे घर के अंदर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, हमारे साथ दादागिरी करता है, हमारे पास आतंकवादी भेजता है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की छवि को खराब करने के लिए मानवाधिकार की बात उठाता है। हमारी आर्मी के, हमारी सेना के फर्जी वीडियो सऊदी अरब में, फर्जी वीडियो पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शूट करता है, शूट करके उसके ऊपर आवाज ऊपर से इंपोज करके ये दिखाता है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बच्चों को मार रही है, निरपराध लोगों को मार रही है, अपहरण कर रही है। हो उल्टा रहा है, हो क्या रहा है, अपने भारत के सैनिक के हाथ में AK-47 है, लेकिन उसको निर्देश है तो वो गोली नहीं चला रहा। सैनिक की बख्तरबंद गाड़ी, सेना की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी पलटी हो जाती है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते मारने के ऊपर उतारू लोग गाड़ी को घेर लेते हैं, गाड़ी को हिलाते हैं, लेकिन सेना का जवान उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाता, गाड़ी चढ़ाने की उसको इजाजत नहीं है और वो गाड़ी नहीं चढ़ाता। इतनी अनुशासित सेना को भी पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहा है। तो ये सारा गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर, पीओके के ऊपर इंडिया ने, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये हमारा है, इसका मौसम हम दिखाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाना चाहता हूँ। पहली बार आज़ादी के बाद 1994 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे, हमें ये लेना है। संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन 1994 के बाद किसी ने उसकी बात नहीं की। थोड़ी सी बीच में जो परमाणु बम वाली सरकार आई तो उस सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान की, पीओके की पहली बार बात की। उसके बाद किसी ने बातचीत नहीं की, उससे पहले किसी ने बातचीत नहीं की। और अभी जैसे ही 2014 में पूज्य स्वामी जी और पतंजलि के आशीर्वाद से जिस प्रधानमंत्री को बनाया गया, उसने सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान की बात की, पीओके की बात की, और सबसे पहले लाल किले से बलूचिस्तान की आवाज उठाई। जैसे ही गिलगित और बाल्टिस्तान को भारत ने यह घोषणा की कि ये हमारा अंग है, हम इसको लेकर रहेंगे, तो चाइना को मिर्च लगनी शुरू हो गई, चाइना को दस्त लगने शुरू हो गए। कैसे? क्योंकि चाइना ने अपना 4 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। जो रास्ता चाइना से होकर ग्वादर के पोर्ट पर जाता है, पीओके से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ, तो उसके ऊपर चाइना ने 4 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब यदि पीओके हमारा है और हम चाइना की रेल की लाइन को, चाइना के कॉरिडोर को वहां से जाने नहीं देते हैं, तो चाइना के 4 लाख करोड़ रुपए रद्दी के भाव हो जाएंगे। तो भारत की इस मुंह से चाइना एकदम सकपका गया है। अब भारत ये कहता है कि आपने रोड बनाया तो ये तो हमारा क्षेत्र है, आपने हमसे पूछा क्या? आपने पाकिस्तान के साथ पूछकर रोड बनाया है तो पाकिस्तान नुकसान इसकी भरपाई करेगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो इस बड़ी डेवलपमेंट से केवल पाकिस्तान सकपकाया नहीं है, चाइना भी सकपका गया है। और उसको सकपकाते हुए चाइना ने, जब भी वो सकपकाता है तो सिक्किम का मुद्दा उठाता है, डोकलाम का मुद्दा उठाता है। जब वो सकपकाता है तो भारत की सीमा जहां मिलती है वहां एक ट्राई जंक्शन है। अभी आपने एक खबर और सुनी होगी कि भारत ने, के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक रोड का शुभारंभ किया है। लिपू लेक एक दर्रा है, एक पास है, उस लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, अभी कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं, एक उत्तराखंड के रास्ते, भारत के रास्ते, एक काठमांडू के रास्ते, एक सिक्किम के रास्ते। इसमें से एक रास्ते पर मुझे जाने का अवसर मिला। हम भारत से काठमांडू गए, काठमांडू से पूरा नेपाल पार करते हुए, पूरा तिब्बत पार करते हुए, और तिब्बत पार करते हुए फिर मानसरोवर झील के पास पहुंचते हैं। वहां से हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाते हैं। तो रोड बनाने का, भारत को तिब्बत के रास्ते से घेरने का काम चाइना उस समय कर रहा था। आज हम पूरी बातचीत करेंगे कि चाइना भारत को कैसे शिकंजे में कस रहा है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये भिंडक 19,000 फीट की ऊंचाई पर हुई है। इसमें हमारे 4 सैनिक घायल हुए हैं।
हमारे 4 सैनिक घायल हुए हैं, चाइना के 7 सैनिक घायल हुए हैं, 150 सैनिकों की आपस में ये झड़प हुई है, ये भिड़ंत हुई है और ये काफ़ी समय बाद हुई है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। उन्होंने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी तय की है, वो चाइना को भी साधते हैं, चाइना से भी बात करते हैं, खुलेआम झगड़ा नहीं करते, लेकिन साथ साथ अमेरिका के साथ भी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात करते हैं, इजराइल के साथ भी बात करते हैं। और जो भारत की नज़दीकियाँ इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ रूस के साथ भारत के संबंध पहले ही अच्छे हैं। अभी वो संबंध रशिया के टूटने के बाद उतनी वो गर्मजोशी, वो वर्ल्ड पावर क्योंकि रशिया रहा नहीं है तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उतने बुरे नहीं हैं। तो भारत की स्थिति भी एक तरीके से काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे कि इसी जगह के पास लिपू लेक और यहाँ पर रोड है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर नज़दीक लगता है। कैलाश मानसरोवर के जो 3 रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता उत्तराखंड के रास्ते से चाइना के, तिब्बत के रास्ते, चाइना के अंदर एंट्री करना है। ये रास्ता काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते में आराम से ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, चलना बहुत पड़ता है। तो ये रास्ता ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, जो बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, वहीं जाते हैं। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है काठमांडू से होकर, तिब्बत से होकर चाइना के अंदर जाना और चाइना से फिर कैलाश मानसरोवर जाना। वो रास्ता बहुत लंबा है, उस रास्ते से खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। उस रास्ते से कम आप जाएंगे तो 10 से 15 दिन लगने वाले हैं, उससे पहले आप जाकर आ नहीं सकते। अब ये जो उत्तराखंड का रास्ता बनाया है, इसने दूरी बहुत कम कर दी है, खर्चा बहुत कम कर दिया है। देखिए कैलाश मानसरोवर शक्ति का पुंज है, भारत की आत्मा है, भारत का, मैं कहूँ कि भारत का मस्तक है, भारत का, एक तरीके से हम यूँ कहें कि भारत का हृदय है। तो उस कैलाश मानसरोवर के ऊपर आज चाइना ने कब्जा किया हुआ है। कैलाश मानसरोवर तो भारत का हिस्सा होता था, वो हमें वापस लेना है, लेकिन वो वापस हम तभी ले पाएंगे जब पहले पीओके लेंगे, पहले गिलगित लेंगे, पहले बाल्टिस्तान लेंगे, पहले वहाँ पर उत्तर देंगे, उसके बाद अक्साई चीन का नंबर आएगा और उसके बाद तिब्बत का नंबर आएगा। ये पॉलिसी होगी तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो चीन बिलबिलाता है और अभी 2-3 अच्छी घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान ने बिलबिलाते हुए जम्मू का, कश्मीर का और लेह लद्दाख का उसने टेम्परेचर दिखाने की कोशिश की है कि भारत ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन नकल के अंदर भी अकल होनी चाहिए, तो उनके अंदर इतनी अकल नहीं है। उन्होंने जो टेम्परेचर दिखाया वो टेम्परेचर भी गलत दिखाया। पूरी सोशल मीडिया में पूरे पाकिस्तान के मौसम वैज्ञानिकों के और पाकिस्तान की सरकार का बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ रहा है। और आज फेसबुक ने भी एक काम करते हुए इमरान खान का ब्लू टिक हटा दिया। इमरान खान का ब्लू टिक दिखाई नहीं दिया तो इमरान खान की खिंचाई शुरू हो गई कि तुम तो नकली प्रधानमंत्री हो। अब इसके बाद एक और विशेष घटना हुई है आज बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की पूरी स्टोरी आप सुन लीजिएगा। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को मार दिया, 6 जवानों को मार दिया। जब हमारे जवान मारे जाते हैं ना तो पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया के ऊपर हंसते हुए इमोजी लगाते हैं, हंसते हुए ये कहते हैं कि ये कर दिया। तो ये बलूचिस्तान में यदि आज पाकिस्तानी सेना का एक मेजर मारा गया है और 6 जवान मारे गए हैं तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है। हम इसके ऊपर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और हम चाहेंगे कि भारत की सरकार भी अपनी राह को, अपनी जासूसी संस्थाओं को इतनी मजबूत करे कि बलूचिस्तान के अंदर एक एक बलूचिस्तान के लड़ाके को हथियार उपलब्ध करवाने से लेकर वहां के पत्रकारों को, वहां के मानवाधिकार आयोग को मंच उपलब्ध करवाने से लेकर, धन उपलब्ध करवाने से लेकर, हमें पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा होता रहे तो इसकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश बचेगा तो हम बचेंगे। देखिए पेट्रोल महंगा होने की कौन बात करेगा, बुलेट ट्रेन का विरोध करने की कौन बात करेगा, मंगलयान की, चंद्रयान की कौन बात करेगा, पृथ्वी की, ब्रह्मोस की विरोध करने की बात कौन करेगा। ये वो वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग करेंगे जो हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन जो पानी भरने का काम पाकिस्तान का और चाइना का करते हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के हाथों में बिके हुए हैं। वो सवाल क्या उठाएंगे कि मिसाइल की क्या जरूरत है, हमारे देश में तो इतने करोड़ लोग गरीब हैं। अरे भाई, जिसको गरीब रहना है वो गरीब रहेगा। आप किसी व्यक्ति को कारों का खजाना दे दीजिए, यदि उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, वो मेहनत नहीं करेगा, वो शराब पिएगा, तो उसको गरीब रहना है। उसको दुनिया की कोई शक्ति अमीर नहीं बना सकती। तो गरीबी के लिए कुछ व्यवस्थाएं जिम्मेदार होती हैं और सबसे अधिक गरीबी के लिए गरीब व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। आप बताइए, हिंदुस्तान कोई बांग्लादेश नहीं है, कोई मंगोलिया नहीं है, हिंदुस्तान कोई सोमालिया नहीं है, हिंदुस्तान कोई युगांडा नहीं है, हिंदुस्तान कोई ऐसा अफ्रीकन देश नहीं है जहां पर खाने के लिए रोटी नहीं मिले। यहां पर यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे भी मन लगाकर काम करना चाहता है तो उसके लिए रोटी की कमी आने वाली नहीं है। व्यक्ति गांव के अंदर भी रहकर कुछ भी काम करे, एक ठेली के ऊपर लेकर मूंगफली बेचना शुरू कर दे तो भी वो भूखे नहीं मर सकते। ये जो गरीबी का, फ्री में अनाज देने का,
ये देश के अंदर हवा बनाने का, मजदूरों के नाम से हवा बनाने का, बेरोजगारी का हवा बनाने का, ये वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम करती हैं। देखिए, गरीबी कुछ व्यवस्थाओं के कारण होती है, लेकिन गरीबी का जिम्मेदार कुछ हद तक गरीब भी होता है। यदि वो काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं, विषांतर हो जाएगा। भूखा किसी को नहीं रहना चाहिए। लोगों के लिए भारत सरकार अनाज उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर भारत एक बड़ा काम कर सकता है, एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, ये अपने आप तो नहीं हो रहा। एक और बड़ी चीज़ क्या है, देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में पाकिस्तान की आईएसआई है, और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी कि कठपुतली के रूप में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति काम करता है। उसकी खुद की कोई बुद्धि काम नहीं करती, खुद की पॉलिसी काम नहीं करती। किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री काम करती है, आप अंदाजा लगा लीजिए। 1999 में जब कारगिल के ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री आकर बैठी तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा। पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब चाहें, पाकिस्तान की मिलिट्री जब चाहें तख्ता पलट कर देते हैं। कई बार तख्ता पलट हो चुका। ये घटनाएं भारत में नहीं होती, क्योंकि भारत का डीएनए अलग है, भारत के डीएनए का स्ट्रक्चर अलग है, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहाँ पर इन घटनाओं के लिए गुंजाइश नहीं है। सेना कभी भी किसी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर टिप्पणी करने का काम नहीं करती। तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी ऊपर उठ रही है जिस पार्टी का नाम है, आज मैं उसका आपको, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम। ये पीटीएम पार्टी है जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री भी डरती है। ये पीटीएम पार्टी ऐसी है, इनके नेता की हत्या कर दी गई। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनके नेता आरिफ की हत्या की। आरिफ की हत्या करने के बाद इतना आक्रोश उत्पन्न हुआ कि लॉन्ग मार्च वहां पर हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। और इस पार्टी को पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आईएसआई कहती है कि ये देश के खिलाफ काम करती है, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये विदेशी ताकतों का मोहरा है। इसको संचालित करने का काम भारत की राह कर रही है। भारत को इससे पैसे मिलते हैं, इसको फंडिंग भारत से मिलती है आंदोलन करने के नाम पर। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये हो रहा है तो ये हम राष्ट्रवादियों के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, तो उस समय पश्तून राष्ट्रवाद की एक लहर उठी थी। देखिए, बलूच अलग देश हिस्सा बनना चाहता था, पश्तून अलग हिस्सा बनना चाहता था, और इनके अंदर आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। तो अब पाकिस्तान की मिलिट्री को ये डर लग रहा है कि बलूचिस्तान का आंदोलन और ये पश्तून का राष्ट्रवाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। और पाकिस्तान के यदि कई टुकड़े होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो अच्छा होगा। एक भारतीय के लिए बात नहीं करें हम, भारत के लिए तो अच्छा होगा या बुरा होगा वो बात की बात है, अच्छा होगा ही होगा। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भारत के सामने जो दादागिरी दिखाने का पाकिस्तान दम भरता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अभी पाकिस्तान पूरी दुनिया का सड़ा गला देश है। पाकिस्तान के अंदर शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई, हम बात करें तो जीवन स्तर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, कोई रोजगार की स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कोई आदर्श देश है। एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है, एक कठमुल्लाओं द्वारा संचालित देश है। तो ये अगर इसके 4 टुकड़े होते हैं तो पाकिस्तान के नागरिकों का भला हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर शिक्षा की दूसरी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, छोटे छोटे देश होंगे तो वो अपना डेवलपमेंट ठीक से कर पाएंगे। तो अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हैं तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। उसके बाद हाफिज सईद को कोई शरण नहीं देगा, लखवी को कोई शरण नहीं देगा, मसूद अजहर को कोई शरण नहीं देगा, दाऊद इब्राहिम को कोई शरण देने का काम नहीं करेगा। तो अब आगे ये चीजें तो पाकिस्तान के अंदर चल। 2015 नई दिल्ली के अंदर एक बैठक होती है। बैठक के अंदर कौन कौन होते? भारत के रक्षा मंत्री होते हैं, भारत के रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली, गोला बारूद बनाने वाली प्राइवेट से लेकर जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो होती हैं, और भारत के अंदर जो व्यापारिक संस्था है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज है, एसोचैम जिसको भारत में कहा जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके पदाधिकारी होते हैं, उसके बड़े बड़े लोग होते हैं, और वो सब बैठे हैं। पूरी गंभीरता के साथ एक बहुत बड़े विषय के ऊपर डिस्कशन होता है। वो विषय क्या है? उसी बैठक में रक्षा मंत्रालय के, डिफेंस मिनिस्ट्री के एकीकृत रक्षा स्टाफ के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी CIDS एयर मार्शल PP रेड्डी जी होते हैं। और सम्मेलन के
उस सम्मेलन के आखिरी सत्र में एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है कि भारत के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, रक्षा क्षेत्र में भारत के सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो पीपी रेड्डी जी उसको संबोधित करते हैं। अब उस बैठक में रक्षा मंत्री हैं, तो आप उसकी अहमियत समझ लीजिए कि उसके अंदर जो डिस्कशन होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। अब उसमें पीपी रेड्डी जी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति को सांप सूंघ जाता है, हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। वो जब अपने लास्ट वाले सेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, फैक्ट के साथ, मैप के साथ, जियोलॉजिकल पॉइंट्स के साथ जब वो पूरा डिस्कशन करते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक, भौगोलिक, सामरिक नक्शे के साथ जब वो बताते हैं, तो हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है कि ये भारत के साथ हो क्या रहा है। बात कब की है? बात 2015 की है, आज से 5 साल पुरानी। तो उस समय क्या होता है वो बताते हैं। पीपी रेड्डी जी शुरू करते हैं कि हमारे उत्तर में चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है और दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। भारत का कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होगा, भारत का 2-2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ 2-2 मोर्चे के साथ युद्ध होने वाला है। एक युद्ध नहीं होगा, 2-2 युद्ध होंगे। अब वो आगे बताते हैं, वो आगे लेकर जाते हैं 10 साल पहले। 10 साल पहले माने 2004-5 में 2004-5 में यूएसए की रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस है जिसको पेंटागन के नाम से कहा जाता है। वो पेंटागन पूरी दुनिया के अंदर नज़र रखता है। वो नज़र क्यों रखता है? ताकि अमेरिका के हिसाब से वो पूरी दुनिया के लोगों की जासूसी करता है, सरकारों की जासूसी करता है। हर देश क्या हथियार बना रहा है, क्या सैटेलाइट छोड़ रहा है, क्या योजना बना रहा है, पॉलिसी क्या बना रहा है, वो क्या क्या हथियार डेवलप कर रहा है, कैसे कैसे अपने दुश्मन के साथ उसके संबंध चल रहे हैं, उन सब के ऊपर डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। बहुत डिटेल रिपोर्ट। मतलब भारत के अंदर कोरोना फैल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको फरवरी की एक न्यूज़ बताता हूं। फरवरी में यूएस के सीनेट में ये डिस्कशन होता है, ट्रंप के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि भारत के अंदर यदि कोरोना फैला तो भारत कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतने बेड है, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी रेशो है, इतना लोग पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इस प्रकार से बसों में ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करते हैं, इतना लॉकडाउन हो सकता है। और तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती थी कि भारत में कोरोना फैला तो कोरोना ब्रस्ट होगा। ये तो मैं ये मानता हूं कि भारत के लोगों की इच्छा शक्ति है कि वो अमेरिका की रिपोर्ट उस प्रकार से कोरोना फैल नहीं पाया, उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कितना माइन्यूटली जाते हैं। मतलब कोरोना फैल रहा है तो उनको भारत की भी रिपोर्ट की डिस्कशन हो रही है कि भारत के अंदर बेड कितने हैं। तो इस लेवल तक अमेरिका दूसरे देशों के साथ कंसर्न रहता है, उनके साथ जानकारी रखना है। तो पेंटागन एक सीक्रेट रिपोर्ट देता है। वो सीक्रेट रिपोर्ट में क्या कहता है? वो सीक्रेट रिपोर्ट में कहता है कि अमेरिका के दक्षिण चीन सागर और दक्षिण पूर्वी देशों में जो दबदबा बढ़ रहा है उसको देखते हुए चाइना ने एक प्रोसेस शुरू किया है मोतियों की लड़ी के नाम से। और ये जो मोतियों की लड़ी है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की लड़ी, ये कोई वो मोती नहीं है जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो सीप में पाए जाते हैं, जो गले में माला के रूप में पहने जाते हैं। ये मोतियों की लड़ी वो मोतियों की लड़ी है जो भारत को और भारत को चारों ओर से घेर रही है। एशिया को के पूरे हिंद महासागर के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अरब की खाड़ी के ऊपर, अरब के देशों के ऊपर और इसके साथ साथ जापान से लेकर साउथ चाइना सी के जितने भी देश हैं उनके ऊपर कब्जा करने की चाइना की एक रणनीति है, एक पॉलिसी है। अब इस रिपोर्ट में आगे क्या कहते हैं कि ये 10 साल पहले, इसका मतलब है 2005 में पेंटागन ये रिपोर्ट देता है। और ये पेंटागन की रिपोर्ट में अब पीपी रेड्डी जी बता रहे हैं भारत में कब डिस्कशन हो रहा है। 2005 में पेंटागन की रिपोर्ट है, 2005 में अमेरिका के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि भारत के सामने क्या खतरा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मनमोहन सिंह जी आराम से सो रहे हैं। 2G 4G से लेकर सारे घोटाले हो रहे हैं। देश को बचाने के लिए कोई योजना के ऊपर काम नहीं हो रही। देखिए, मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन राजा व्यक्तिगत ईमानदार होने के साथ साथ राजा के राज्य में यदि कोई भ्रष्टाचार होता है, यदि कोई पाप होता है, तो भारतीय धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि वो पाप केवल पाप करने वाले को नहीं लगता, वो पाप राजा के खाते में भी जाता है। राजा को भी उस पाप का दंड मिलता है, उसका कर्मफल राजा को भुगतना पड़ता है, क्योंकि राजा उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो मनमोहन सिंह जी शांत रहते हैं। 2005 से लेकर 2014 तक उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कोई उत्तर नहीं दिया जाता।
भारत को चाइना चारों ओर से घेर रहा है, भारत की पूरी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। तो उस समय अब पीपी रेड्डी जी आगे बताने शुरू करते हैं कि भारत के चारों ओर जो पहला मोती है वो उसको मोती कहते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट, क्योंकि उनके लिए भारत को चारों ओर से घेरा जाता है तो वो उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हम यदि बात करें तो ये भारत माता के गले में कोबरा जैसा फंदा है। किंग कोबरा को जैसे भारत माता के गले में डाल दिया वो चाइना ने किया है। तो उसका पहला फन कौन सा है? पहला फन है हेनान द्वीप। ये हेनान द्वीप कहां पर है? ये चाइना के साउथ चाइना सी में है। वहां पर चाइना ने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है और इतना बड़ा मिलिट्री बेस है, वहां से वो पूरा साउथ चाइना सी के आसपास के सिस्टम की सर्विलांस करता है, वहां पर पूरी नजर रखता है, पूरे हथियार रखता है, वहां पर मिसाइल उसने लगाई हुई है, न्यूक्लियर वेपन वहां पर रखा हुआ है। और मैं आपको 2001 की घटना बताता हूं। 2001 में अमेरिका के कुछ विमान वहां पर, टोही विमान वहां पर गश्त करते हुए जाते हैं तो चाइना उनको गिरा देता है और गिराने के बाद उनके सैनिकों को बंदी बना लेता है और अमेरिका के उन सैनिकों को बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। 2001 में चाइना अपने रंग दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं वर्ल्ड पावर बनूंगा, मुझे वर्ल्ड पावर बनना है। अमेरिका के यदि विमान को गिराने की कोई हिम्मत कर सकता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो उसने योजना बनाई है। अब दूसरा मोती इसी तरह हम देखें तो दूसरा मोती उसका है कि एशियन देशों में कंबोडिया को दूसरा मोती बनाया है, वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाया है। तीसरा थाईलैंड के अंदर अपना इलाका बनाया है। और ये जहां पर इलाके बनाते हैं वहां पर क्या करते हैं? वहां पर अपना रडार लगाते हैं, अपना सर्विलांस का सिस्टम लगाते हैं, अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं, अपने वहां पर मिसाइल से लेकर हथियार तैनात करते हैं, वहां पर एयरपोर्ट बनाते हैं, वहां पर जो सी पोर्ट है वो सी पोर्ट बनाते हैं। और सी पोर्ट बनाते हुए कहता तो चाइना ये है कि हम तो अपने व्यापार के लिए पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन वो पोर्ट व्यापार के लिए नहीं होते। वो पोर्ट किस काम आते हैं? वो पोर्ट काम आते हैं पनडुब्बियों की तैनाती करने के लिए, व्यापार के लिए, व्यापारिक जहाज़ों के लिए नहीं। व्यापारिक जहाज़ों की आड़ में वहां पर वारशिप तैनात करने के लिए काम आते हैं। फिर ये 3 मोती तो ये हो गए, हैनान द्वीप, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद थाईलैंड। अब उसके बाद चीन आया है बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर देखिए म्यांमार की स्थिति क्या है। म्यांमार में अभी तो डेमोक्रेसी आई है। ये म्यांमार वही है जहां से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, बर्मा, जिसको पुराने जमाने में बर्मा कहा जाता था, जिसके ऊपर अंग्रेजों का राज था। तो ये बर्मा वही है। अब बर्मा के अंदर क्या है? 3-4 साल पहले तक क्या है? मिलिट्री शासन है। अब बर्मा के अंदर मिलिट्री शासन है। बर्मा की सीमाएं किससे मिलती हैं? अपने यहाँ मणिपुर से मिलती हैं, चाइना से मिलती हैं, भारत और चाइना दोनों देशों से मिलती हैं। इस बर्मा के अंदर मणिपुर के रास्ते, मेरा वहां पर जाना हुआ है बर्मा के बॉर्डर से, मणिपुर के रास्ते, मणिपुर से और बर्मा के बीच में एक बड़ा इलाका है और भारत से बहुत सा सामान जाता है, लेकिन वहां पर रोड अच्छी नहीं है। तो उस बर्मा का भारत ने बहिष्कार करके रखा। क्यों? क्योंकि बर्मा के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो भारत ने वहां पर अपनी एम्बेसी नहीं बनाई, अपने राजदूत को डिप्लॉय नहीं किया, वैसे संबंध नहीं रखे जैसे रखने चाहिए। लेकिन चाइना ने वहां पर अपना प्रभुत्व जमाते हुए बर्मा के अंदर है एक कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड क्या है इसकी मैं बात करूंगा। उस बर्मा के अंदर चाइना ने अपनी हवाई पट्टी बनाई है, वहां पर सी पोर्ट बना रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और ये जो बर्मा है ये कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा के रास्ते क्यों आए? क्योंकि बर्मा के रास्ते एंट्री करेंगे मणिपुर से एंट्री करेंगे नागालैंड होते हुए असम के अंदर, और असम से सीधे एंट्री कर जाएंगे हम कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता के बड़ा नजदीक है, तो वहां पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। उसके बाद अब यहीं पर है मलक्का की खाड़ी। इस मलक्का की खाड़ी के पास एक द्वीप है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, उसका नाम है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप वो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए, जैसे वो आनंद भवन की कोई चाय की प्लेट हो या कोई खैरात हो, वो बर्मा को दान कर दी थी। और बर्मा को दान करते हुए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बर्मा ने कभी इसका मिसयूज किया तो ये कितना मुश्किल होगा, कितनी दिक्कत होगी। उस कोको द्वीप को बर्मा ने चाइना को दे दिया और चाइना ने उस कोको द्वीप के ऊपर अपनी हवाई पट्टी बना ली है। अपने रनवे बनाकर वो अपने मिलिट्री हवाई जहाज वहां पर उतार सकता है। अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के लिए पूरी इकाई लगा दी है। एक तरीके से भारत के पड़ोस में आकर
खतरे के रूप में वहां पर बैठ गया है। कोको आइलैंड के ऊपर द्वीप बना लिया है, बर्मा ने उसको दे दिया है। और अभी पेंटागन की रिपोर्ट में कोको आइलैंड को क्या कहा है, वो कहे कि ये चीन के लिए सैटेलाइट का काम करता है। मतलब ये कोको आइलैंड की पोजीशन इतनी अच्छी है। पहले पोजीशन किसकी थी? केवल पोर्ट ब्लेयर की, अंडमान निकोबार की। वो किसके पास है? वो भारत के पास है। मतलब भारत हिंद महासागर में बहुत मजबूत है, और मजबूती का रीजन क्या है? अंडमान निकोबार। अब 35 किलोमीटर दूर कोको द्वीप नाम का एक छोटा सा द्वीप है, उसके अंदर हवाई पट्टी उसने बना ली, अपना रडार लगा लिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सिस्टम लगा लिया, उसके ऊपर पोर्ट बना ली, उसके ऊपर आकर वो बैठ गया। तो पेंटागन ये कहता है कि ये पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में सैटेलाइट के रूप में काम करता है। तो ऐसा फन चाइना ने भारत के चारों ओर फैलाया है। दूसरा, चाइना का एक दूसरा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर चिटगांव नाम की एक पोर्ट है, उसके ऊपर उसने कंटेनर पोर्ट बनाया है। और चीन बांग्लादेश के साथ अपना संबंध मजबूत बनाने के लिए अभी भी बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के सैनिक अधिकारी, बांग्लादेश के जितने मिलिट्री अधिकारी है, देखिए बांग्लादेश की मिलिट्री कहाँ से आई? 1971 में वही मिलिट्री थी जो पहले पाकिस्तान के पास थी। अब पाकिस्तान को हथियार देने का काम कौन करता था? पाकिस्तान को हथियार देने का काम चीन करता था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री के पास हथियार कौन से थे? चीन के थे। अब बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान के वही कुछ ऑफिसर आए, वही हथियार आए जो पूर्वी पाकिस्तान में थे। अब उनके जो मिलिट्री लीडर हैं वो चाइनीज हथियारों को यूज करने के आदी हैं, तो वो अपने हथियार बांग्लादेश के कहाँ से मंगवाते हैं? चीन से मंगवाते हैं। तो बांग्लादेश को हथियार देने का काम, बेचने का काम, गिफ्ट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश में चिटगांव में उसने एक परमानेंट पोजीशन ले ली है। श्रीलंका के अंदर मैंने नीचे आपको दिखाया, हम्बनटोटा नाम का पोर्ट तैयार किया। अब ये जो हम्बनटोटा पोर्ट तैयार किया, पीपी रेड्डी जी उस 2015 की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में ये कहते हैं कि ये हम्बनटोटा पोर्ट, देखिए श्रीलंका के पास एक पोर्ट है कोलंबो का, दूसरा पोर्ट हम्बनटोटा में वो बनाना चाहता है। अब हम्बनटोटा में क्यों बनाना चाहता था? श्रीलंका के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे वो उस हम्बनटोटा जगह के ऊपर रहने वाले थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका संसदीय क्षेत्र वहाँ पर था, तो वो वहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो वो पहले भारत के पास आए। उस समय हमारे मोनी बाबा की सरकार रही होगी, तो वो भारत के पास आए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक पोर्ट बनाना चाहते हैं, आप हमें कर्ज दे दीजिए। भारत ने मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। लटकाते हुए मना कर देते तो भी अच्छी बात थी, पहली किस्त दे देते, बनना शुरू हो जाता, नींव खुदती रहती थी, उसके बाद उलझ तो जाते कम से कम। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये करना कोई गलत भी नहीं होता, कुछ शर्तों पे कुछ चीज़ें दी जाती हैं और उसके बाद रोक ली जाती हैं। लेकिन भारत ने टका सा जवाब दे दिया। तो श्रीलंका के ऊपर चाइना की पहले से आंखें थी। चाइना ने कहा कि हम देते हैं आपको लोन, हम आपकी पोर्ट भी बना के देंगे, हम पोर्ट को चलाकर भी देंगे और उसको बहुत अच्छे से कॉमर्शियली चलाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब पोर्ट बना दी, पोर्ट के नाम से कई लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया। अब पोर्ट बनने के बाद वहाँ पर कोई जहाज़ नहीं आए। अब जहाज़ नहीं आए तो वो पोर्ट पूरी तरह से वीरान हो गई। वीरान होने के बाद जब उसकी किस्त देने के पैसे नहीं बचे, गाँव के अंदर जो साहूकार करना है ना, साहूकार लूटने का काम करता है, जमींदार लूटने का काम करता है। कैसे करता है? पहले तो गांव के किसान के ऊपर, जिसके ऊपर नज़र होगी कि इसकी बेटी को उठाना है, इसके पशु को उठाना है, इसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना है। जैसे फिल्मों में आप देखते थे ना, तो उसको कोई घर में उसके बीमारी हुई तो उसको ज़बरदस्ती पैसे दे देते थे। उसके यहाँ अकाल पड़ा तो बीज दे देते थे, उधारी। उसके घर में शादी है तो शादी के नाम से जो उसको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के बिना भी उसको लोन दे देते थे। और लोन देने के नाम पर फिर ज़मीन उसकी गहन रखवा लेते थे, रहन रखवा लेते थे, गारंटी में रखवा लेते थे। सबको पता था कि ये लोन इतना बड़ा है, फसल हो नहीं सकती और फसल से ये चुकाया नहीं जा सकता। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर क्या करते थे कि तुम लोन तो चुका नहीं पा रहे, अब ज़मीन हमें दे दो। तो जैसे ये भूमि हड़पने का काम भारत के अंदर अंग्रेजों ने किया, वैसे ही काम चाइना कर रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट के नाम से लोन दिया, लोन श्रीलंका वापस नहीं दे पाया, और वापस नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा कि लोन वापस नहीं देते तो ऐसा करो, ये हम्बनटोटा पोर्ट हमें 99 साल के लिए लीज पर दे दो। 99 साल के लिए वो पोर्ट लीज पर ले लेगी। अब उस पोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी मिलिट्री सबमरीन तैनात कर दी है। मतलब हमारे इन 10 सालों का नुकसान 2004 से लेकर 14 तक जो हुआ है, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारे देश की सरकारें सोती रही,
कोई चेती नहीं, कोई जागी नहीं। अब 2015 के बाद एक अच्छा काम क्या है कि एक तो हम्बनटोटा पोर्ट है, समुद्र का पोर्ट, एक एयरपोर्ट है। तो वो एयरपोर्ट जो श्रीलंका में बना हुआ था, अब भारत ने वो एयरपोर्ट लीज पर ले लिया है। अब एयरपोर्ट लीज पर लेने का फायदा क्या हुआ, चाइना वो वहां पर आ गया, वो तो बैठा है, लेकिन हम उसके पास बैठे हैं, तो हम चाइना के ऊपर, श्रीलंका में वो क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होता कि चाइना को श्रीलंका में एंट्री नहीं मिलती। देखिए, भारत के इन सारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इनको बीच में मेंटेन नहीं किया गया। आप फर्ज कीजिए, आपकी एक कॉलोनी है, आपका एक गांव है, आपके गांव में सरपंच आपके गांव से प्रेम करता है, उसको गांव के अंदर रहना है, पंच गांव के अंदर रहते हैं, आप लोग गांव के अंदर रहते हैं, और आपके गांव में कोई पड़ोसी गांव का, कोई दूसरे गांव का, दूर के गांव का आपके गांव में आ जाए और आकर वो केवल मौज मस्ती करने के लिए, कमाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए आए, तो उसके मन में गांव के लिए पीड़ा नहीं होगी ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत ने डायमंड नेकलेस के नाम से एक पॉलिसी तैयार की है, उसकी भी मैं बात करने वाला हूं आज अभी, क्योंकि विषय सामने आता है तो मेरा मन करता है कि मैं आपको उसकी बैकग्राउंड भी बता दूं। उसकी बैकग्राउंड या डिटेल बताऊंगा तो आपका मन करेगा सुनने का और आप समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको इतना ट्रेंड करना है, इतना तैयार करना है कि आप समझ जाएं कि चाइना नाम का क्या खतरा है, आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। हमें यदि अपने देश के प्रति दायित्वों का बोध नहीं होगा तो हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते, हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बन सकते, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानस पुत्र नहीं हो सकते, हमारी रगों में छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का खून नहीं हो सकता। हम भारत माता की जय जीभ से तो बोलेंगे, लेकिन हमें यदि भारत माता के गले में फांसी का फंदा है और वो दिखाई नहीं दे रहा, तो उस भारत माता की जय बोलने का कोई मतलब नहीं है। भारत माता की जय का मतलब है कि भारत माता को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को हम दूर करने का काम करें। पीड़ा को दूर नहीं कर सकते तो पीड़ा को कम करने के लिए सहानुभूति के दो बोल सकें, उस बीमारी के बारे में जो सहयोग कर सकते हैं वो करें। तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट का ये मैंने आपको बताया। अब श्रीलंका के हम्बनटोटा के बाद अब आगे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर का पोर्ट उन्होंने बना लिया है। कराची, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मेन पोर्ट कौन सी है, कराची की पोर्ट है। पाकिस्तान का समुद्री व्यापार कराची की पोर्ट से होता है। कराची की पोर्ट से ये कितनी दूर है, 250 किलोमीटर दूर है। और ये जो ग्वादर का पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब 1971 का युद्ध हुआ तो भारत की नौसेना ने कराची के पोर्ट को तहस नहस कर दिया था। वो जो गाजी नाम की पनडुब्बी की आपने फिल्म देखी थी ना, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो भारत जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे ना, तो उसमें हमारी नौसेना की एक बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर इतने बम बरसा दिए थे, उसको तहस नहस कर दिया था कि पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल पंगु हो गई थी, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। तो अब ये तो ग्वादर का पोर्ट है, ये कहने के लिए तो कॉमर्शियल पोर्ट है, लेकिन ये कॉमर्शियल पोर्ट नहीं है। ये कराची के अल्टरनेट के रूप में तैयार किया है कि आगे कभी युद्ध हो, एक पोर्ट काम नहीं आए तो ये ग्वादर का पोर्ट काम आए। कहने को तो चाइना और पाकिस्तान क्या कहते हैं कि ये कॉमर्शियल पोर्ट है, यहाँ से व्यापार होगा, लेकिन भारत की राय ये कहती है, भारत की सीक्रेट सर्विस की एजेंसियां ये कहती हैं कि जो व्यापारिक पोर्ट होता है ना, उसके अंदर जो गहराई रखी जाती है पोर्ट का जब निर्माण होता है तो कम रखी जाती है। और जहाँ पर सबमरीन का आना होता है ना, सबमरीन पानी के नीचे नीचे आती है, जहाज पानी के ऊपर चलता है, तो जहां पर सबमरीन आती है वहां पर गहराई ज्यादा रखी जाती है। इस ग्वादर के पोर्ट के ऊपर पानी की गहराई इतनी है, पोर्ट के अंदर पानी की गहराई इतनी रखी गई है जो साफ बताती है कि ये केवल कॉमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये एक तरीके से वार पोर्ट है, मिलिट्री बेस का पोर्ट है, ये नौसेना के लिए बनाया हुआ पोर्ट है। तो ऐसे इसको घेरा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना की नीति रही है, चाइना कभी भी जब व्यापार करता है तो मिलिट्री के साथ करता है। चाइनीज कंपनी जब दूसरे देशों में जाती है, हुआवे नाम की एक 5G की कंपनी है, वो दूसरे देशों में जाती है तो चाइना की मिलिट्री उसके साथ जाती है। आज मिलिट्री हथियार लेके नहीं जाती, लेकिन आज चाइना का विदेश विभाग जाता है, चाइना का राजदूत उसको बैक करता है, और आवश्यकता पड़ती है तो शी जिनपिंग दूसरे देशों को फोन करता है, वो कहता है कि आपके यहाँ 5G लगाना है तो किसी दूसरे से क्यों लगवाते हो, हमारी हुआवे लगाएगी। और फिर वो हुआवे जो चाइना की मिलिट्री लीडर्स की स्थापित की हुई कंपनी है, जिसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाइना की गवर्नमेंट ने की है, जो 7 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, जो 5G का इतनी बड़ी
इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है कि यूरोप के देशों में भी 5G वो दे रही है। भारत के अंदर भी वो लाइन में लगी हुई थी कि 5G हमसे ले लो, लेकिन हमने यदि चाइना की किसी कंपनी से 5G लिया तो हमारे उपग्रह के डाटा, हमारे सैटेलाइट के डाटा, हमारे ब्रह्मोस के डाटा, हमारे सारी मिसाइल्स के डाटा, हमारे सारे कंप्यूटर के डाटा, कब सारा डाटा हैक हो जाए और कब ये सारा डाटा फेल हो जाए, फ्रीज हो जाए, इसका कुछ बात नहीं कर सकते। तो 15वीं शताब्दी में जब चीन में मिंग राजवंश का शासन होता था, तो वो जब अपने समुद्री काफिले को व्यापार करने के लिए भेजते थे तो उन्होंने 72 वार शिप भेजे थे ताकि हमारे व्यापारी जाएं तो व्यापारियों के साथ साथ मिलिट्री चले। तो चाइना जहां भी जा रहा है वहां पर मिलिट्री उसके साथ साथ जा रही है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर, सूडान के अंदर, कांगो के अंदर, अंगोला के अंदर वो बेस बना रहा है। इथोपिया के अंदर सड़क बनाने का काम किया है और मोम्बासा के अंदर पोर्ट डेवलप करने का काम किया है। अफ्रीका के बारे में तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए अफ्रीका की स्थिति क्या है कि 1908 में एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि चीन ने 25 अफ्रीकी देशों के साथ, अफ्रीका में देखिए ऐसे भी देश हैं कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उन देशों के साथ भी मिलिट्री डिप्लोमेसी रिलेशन 25 से अधिक देशों के साथ चाइना ने बहुत मजबूत बनाए हुए थे। लेकिन भारत के केवल 4 डिप्लोमेट 9 अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत करते थे। मतलब क्या है, 4 लोग जब 9 देशों के साथ बातचीत करेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन दूसरे तौर पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना 1995, 98, 2001-2 के बाद ही अपने डिप्लोमेसी के संबंध इतने मजबूत कर रहा है कि पूरी अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया है। दूसरा, चाइना क्या कह रहा है, मेरी देखिए अभी मेमोरी खत्म होने वाली है मोबाइल की जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हो सकता है कनेक्शन कट जाए, हो सकता है ये पोस्टिंग ना हो, या हो सकता है आपको लंबा नहीं मिले। तो मैं इसके बारे में बाकी बातचीत मैं कल करूंगा। कल एक जो विशेष मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि चीन एक तो दादागिरी से कर रहा है, दूसरा अपनी डेट पॉलिसी से, चेक बुक डिप्लोमेसी के साथ छोटे छोटे देशों को अपने चंगुल में ले रहा है। इसके साथ साथ न्यू सिल्क रोड के नाम से वन बेल्ट वन रोड की परियोजना कर रही है जो पूरे अफ्रीका को, यूरेशिया को, यूरोप को, एशिया को जोड़ने वाली है। 60 से अधिक देशों में रोड बनाने का काम, रेल बनाने का काम, गैस की पाइपलाइन करने का काम, पेट्रोल की पाइपलाइन करने का काम चाइना कर रहा है। कौन कौन से गलियारे हैं, 6 कॉरिडोर बना रहा है। चीन और पाकिस्तान का कॉरिडोर जो ग्वादर तक जा रहा है, न्यू यूरेशिया का लैंड ब्रिज, चीन और मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का इकोनॉमिकल कॉरिडोर, चीन, मंगोलिया, रूस का इकोनॉमिकल कॉरिडोर, और इसके साथ साथ बांग्लादेश, चीन, भारत, बर्मा का कॉरिडोर, चीन, इंडो चाइना का कॉरिडोर। ये 6 कॉरिडोर बना रहा है और इसमें कितने देश जुड़ेंगे, 60 से अधिक। मतलब सारे देशों के अंदर कॉरिडोर बनाकर टोल टैक्स लेने का काम चीन करने वाला है। अब CIDS के PP रेड्डी जी जो रक्षा के बहुत जानकार हैं, वो उस मीटिंग में कहते हैं कि चीन को यदि हमें उत्तर देना है तो इसका उत्तर हम एक ही तरीके से दे सकते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करें कि वो चीन को टक्कर दे सके। और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है स्वदेशी के रास्ते पर चलना, हमारे हथियार हमें खुद बनाना। 1962 के युद्ध में जब चाइना का और भारत का युद्ध हुआ था तो किसी भी देश ने हमें हथियार नहीं दिए थे। हमें यदि स्वावलंबी बनना है तो अपने हथियार खुद बनाना पड़ेगा, अपने अंदर मेक इन इंडिया की पॉलिसी लानी पड़ेगी, मेड इन इंडिया की पॉलिसी लानी पड़ेगी, स्वदेशी की पॉलिसी लानी पड़ेगी। और स्वदेशी के रास्ते पर चलकर ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं, हम मजबूत बन सकते हैं, हम ताकतवर बन सकते हैं। और इस काम के लिए देखिए चाइना के पास ये सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का, भारत को घेरने के लिए पैसा कहां से मिलता है। पाकिस्तान के अंदर जो उसने कॉरिडोर बनाया उसमें कितना खर्च किया, उसमें उसने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये जो 4 लाख करोड़ रुपए हैं ये अपने भारत से जो 1 साल में व्यापार करता है वो है। भारत चाइना से 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, पिचकारी के रूप में, मूर्तियों के रूप में, माला के रूप में, सजावटी आइटमों के रूप में। और वीवो और शियोमी का फोन, आप में से भी कुछ भाई देख रहे होंगे, मेरा फ़ोन तो वियतनाम का बना हुआ है, आपका फ़ोन हो सकता है चाइना का बना हुआ हो, कुछ लोगों का चाइना का बना हुआ हो, आपको कोई दूसरा मिला नहीं हो। तो इस शियोमी, ओप्पो और वीवो, इन 3 फ़ोन के नाम पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया अपना देश का चीन में चला जाता है। चीन से हम सामान खरीदते हैं 1 लाख करोड़ का, चीन से हम 5 लाख करोड़ का सामान खरीदते हैं, चीन हमसे 1 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। हर साल 4 लाख करोड़ रुपए हम चाइना को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वदेशी का पालन नहीं करते। तो चीन को
यदि हमें ये पैसा देना बंद कर दें तो चीन का ये पैसा आतंकवादियों को नहीं जाएगा, हमारे देश के दुश्मनों को नहीं जाएगा। तो आइए संकल्प लें कि हम स्वदेशी के रास्ते पर चलेंगे। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। कल रात को 9 बजे फिर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, चीन को कैसे उत्तर दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अभी भी शेयर कर दीजिए, एक बार कल भी शेयर कर दीजिएगा। आप यदि मेरी बात से सहमत हैं तो इसको 3 बार 4 बार शेयर कीजिए। एक बार शेयर करते हैं तो फेसबुक पूरी रीच नहीं पहुंचाता। मेरा ये वीडियो भारत स्वाभिमान के चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, उस चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस पेज को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसका लिंक ले लीजिए, इसका लिंक लेकर भी अधिक से अधिक लोगों तक आप इसका शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता लगे कि चीन कैसे षड्यंत्र करके भारत को घेर रहा है और हम उसका कैसे उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो के किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इस वीडियो के किसी भी मटेरियल को किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, इसके नोट्स बनाएं, अपने शब्दों में आप इसको कहें, इसके ऊपर लेख बनाएं, व्हाट्सएप का संदेश रखें, उसके नीचे आप अपना नाम रखें, अपनी फोटो छापें, अपनी आईडी रखें। इसके ऊपर कोई साभार लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इन विचारों को पहुंचाइए। आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, आप नहीं बोल सकते तो इसको शेयर कीजिए। एक बार शेयर नहीं करना, 5 बार करना। और यदि आपके पास Xiaomi का, ओप्पो का, वीवो का फोन है, चाइनीज फोन है, तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपके फोन से जो पैसा मिला है वो गोली के रूप में हमारे परसों जो मेजर मारे गए, मेजर आशुतोष शर्मा, उनके सीने में लगा है। कर्नल अनुज सूद मारे गए, उनके सीने में जो गोली लगी है वो हमारे इसी फोन के पैसे से गई है। आपको इसका प्रायश्चित करना है तो फोन आपने खरीद लिया, जो पैसा लगना था लग चुका है, तो एक काम कीजिए, इस चाइनीज फोन से चाइना को एक्सपोज करने का काम कीजिए। इस चाइनीज फोन को हथियार बना लीजिए और इस चाइनीज फोन को हथियार बनाकर चाइनीज फोन के हथियार से सोशल मीडिया का प्रयोग करके हमारे देश के नौजवानों के बीच में देशभक्ति के बीज बो दीजिए, चाइना के लिए जहर के बीज बो दीजिए, ताकि चाइना को हम उत्तर दे सकें। जो घाटा हमारा हो गया वो हो गया, आगे आने वाले समय में कोई घाटा नहीं हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने मुझे सुना और इसी एपिसोड को मैं रीटेलीकास्ट करूंगा कल दोपहर को 1 बजे। तो दोपहर को 1 बजे आप दूसरे भाई बहनों को बोल दें, जो नहीं सुन पाए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज दें, मेरा लिंक इस पेज का लिंक शेयर कर दें, ताकि जो नहीं सुन पाए वो भी सुन पाएं और देश के हम 60 करोड़ युवाओं को इतना मजबूत बना दें कि वो टिकटॉक नहीं खेलें, वो चाइना के बनाए हुए पबजी गेम को नहीं खेलें, वो चाइना के इशारों के ऊपर कठपुतली बनकर नहीं नाचें। उनके अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर राम जगे, एक एक व्यक्ति के अंदर कृष्ण जगे, एक एक व्यक्ति के अंदर महाराणा प्रताप पैदा हो, एक एक व्यक्ति के अंदर छत्रपति शिवाजी पैदा हो, एक एक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह जाग जाए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जाग जाए, चंद्रशेखर आजाद जाग जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाग जाए, वीर सावरकर जाग जाए, चाफेकर बंधु जाग जाए। उन एक एक व्यक्ति के अंदर खुदीराम बोस दिखे, प्रफुल्ल चाकी दिखे, करतार सिंह सराबा दिखे, वो एक एक व्यक्ति के अंदर रास बिहारी बोस दिखे, भगवती चरण वोहरा दिखे, सुखदेव दिखे, राजगुरु दिखे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका कोई सुझाव हो, देखिए मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी विषय का, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मैं कई बार सब्जेक्ट जो शुरू करता हूँ उस सब्जेक्ट से कहीं और चला जाता हूँ। मेरी इन सारी कमियों के बावजूद आप मुझे सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें जो कमियां नहीं, वो सारी कमियां मेरी हैं। इसमें जो कुछ अच्छा है वो आप दूसरे लोगों से बांट लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।